बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुल्क की सियासत में कुछ तब्दीलियाँ रूनमा होना शुरू हो गई हैं और कुछ इत्तेहाद जो है नए इत्तेहाद बनना शुरू हो गए हैं। ये इत्तेहाद क्या रंग लाएंगे? तहरीक-ए-इंसाफ मौलाना फजल रहमान साहब के पास जा बैठी है और मौलाना ने भी जो है वो उन्हें यकीन दहानी करा दी है और उनके साथ मिल गए हैं कि इकट्ठे तहरीक चलाएँगे और हुकूमत को गिराएँगे। अब ये तहरीक किस हद तक कामयाब होती है इसका फ़ैसला तो वक्त ही करेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो तहरीक-ए-इंसाफ और उनके जो सोशल मीडिया है वो रऊफ़ हसन साहब की का जो अटैक है उसको लेके ख़ासा जो है वो लिताड़ रहा है रियासत को, रियासत पाकिस्तान को और रियासती इदारों को। जैसे कि रऊफ़ साहब ने भी कल इल्ज़ाम लगाया कि रियासत ने जो है ये सारा करवाया और ज़िम्मेदार इसकी रियासत है। अब फ़ैसला ये होना है कि किसने क्या करना है और किसका क्या काम है। और इसके साथ साथ आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है कि वो पर्सनली अपीयर होना चाह रहे हैं, कोर्ट आना चाह रहे हैं, लिहाजा उन्हें बुलाया जाए, कोर्ट में पेश किया जाए और वो नैब तरमीमी आर्डनेंस में ख़ुद आकर अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाह रहे हैं। और ये दरख्वास्त फिक्स भी हो गई है और इसकी समाअत भी जो है वो होने जा रही है। इस पर इन तमाम अमूर पर बात करेंगे। IMF के साथ क्या डील होने जा रही है और सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। हमारे साथ मौजूद होंगे अरशद रहमानी हैं पीपल पार्टी से, उनसे बात करेंगे। फिर परवेज़ संदेला साहब हैं मुस्लिम लीग नून से, उनसे बात करेंगे। और नदीम कुरैशी साहब हैं तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं। परवेज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, एक तो सर बताइएगा कि जो सियासी नए सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं, मौलाना साहब ने जो है वो इत्तेहाद किया है तहरीक-ए-इंसाफ के साथ और तहरीक-ए-इंसाफ और जो उसमें शामिल जमातें हैं उस इत्तेहाद में उनके साथ मिलकर तहरीक शुरू करने का फ़ैसला किया है। किस हद तक तैयार है हुकूमत और क्या मौलाना साहब की वहाँ पर शमूलियत जो है वो कोई डंड डाल सकेगी या कोई चेंज ला सकेगी उस तहरीक में? बहुत शुक्रिया बलोच साहब। देखिए बलोच साहब, यहाँ पर देखना ये पड़ेगा कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो लीडर बनने जा रहे हैं इमरान खान साहब के। और ये मौलाना फजल रहमान साहब की कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपने आप को इमरान खान का लीडर मनवा लिया है। कल तक जो इमरान खान साहब मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में जो जलसे जुलूसों में कहते थे, उन्होंने एक दफ़ा फिर इस बात से यू टर्न ले लिया है कि वो अब मौलाना फजल रहमान साहब के बारे ना तो ऐसे कोई बात करेंगे और उनकी काबिलियत को भी मानेंगे। वो जो पहले कहा करते थे कि ये जो मुल्ला है ये ना कोई सीट जीत सकता है, ना इसकी कोई किसी जगह पे कोई ऐसी कोई स्ट्रेंथ है, तो कम अज़ कम ये बात तो इमरान खान साहब ने मान ली है कि अपना लीडर अपना। फिर दूसरी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब डंड क्या डालेंगे। देखिए डंड किसको डालेंगे आप बलोच साहब, अगर ईमानदारी से हम ये बात अगर इस पे जरा डिस्कस कर भी लें कि मौलाना फजल रहमान साहब का जो मैंडेट है चोरी हुआ कहां से? क्या मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी इस पोजीशन में है कि वो मरकज में हुकूमत बना सके? तो मेरे ख्याल में जवाब होगा कि दूर दूर तक इस बात का नामो निशान नहीं मिलता कि वो मरकज में हुकूमत बना ले उनकी पार्टी, या उनकी पार्टी पीपल्स पार्टी या PTI से या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज्यादा सीटें ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनका मैंडेट चोरी हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ, मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग हैं, तगड़े हैं। वो है KPK में, जहां पर वो पहले एक दफा हुकूमत बना चुके हैं, उनकी पार्टी की हुकूमत एक दफा पहले रह चुकी है, इत्तेहादी हुकूमत थी वो, लेकिन उनकी पार्टी उसको लीड कर रही थी। तो उसके बाद दोबारा भी उनकी जितनी सारी एनर्जी है वो KPK में हुकूमत बनाने पर है। ठीक है। तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब जो ये तहरीक चलाने जा रहे हैं किसके खिलाफ? लेकिन सर वही मौलाना फजल रहमान साहब म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग है ना कि मौलाना साहब ने वो जो यहूदी एजेंट के अलकाबात थे वो शायद वापस ले लिए हैं और तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन ने जो उनके लिए अलकाबात थे वो वापस ले लिए होंगे। नहीं सर, वो बिल्कुल डेफिनेट जी। ना तो अभी इमरान खान साहब यहूदियों के एजेंट हैं, ना अभी वो किसी खास एजेंडे पर हैं, ना ही अभी वो बहुत सारी चीजें। लेकिन हम जरा मौलाना साहब के बारे में मुहतात रहते हैं, हम इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उन्हें। उनके बड़े अच्छे रिलेशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जो कि आने वाले 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 28 के बाद सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, ताहियात हैं वो सदर जी, बिल्कुल। तो उनके बड़े अच्छे मरासम है। जरा अल्फाज मैं तो मुनासिब ही रखूंगा सर वो उनके बारे में जो वो कहते हैं। जो मेरा जाती ख्याल है कि मेरा प्रॉब्लम यह है कि वो तहरीक चलाएंगे किसके खिलाफ? क्या उन्होंने अपना मैंडेट PTI वालों से वापस ले लिया? सर आपके खिलाफ तहरीक चलाएंगे सर किस लिए? क्या हमने उनका कौन सा मरकज में उनका कौन सा मैंडेट है जो चोरी हो गया? सर उनका मैंडेट अगर देखा जाए चोरी हुआ है वो तो KPK में हुआ है। उनको अगर कुछ तहरीक चलानी है तो वो KPK के खिलाफ चलानी, जाके गवर्नमेंट। चले नदीम कुरैशी से पूछते हैं। सर नदीम कुरैशी साहब,
बहुत शुक्रिया अवसर वक्त देने का। बताइएगा, आपकी जो इत्तेहाद है वो इसमें इजाफा हुआ है और मौलाना फजल रहमान साहब जो है आपके साथ शामिल हो गए हैं, तो ये इत्तेहाद, एक तो बताइएगा कि इस पे इस इत्तेहाद पे काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि ये इत्तेहाद, इस पे डाउट है, कुछ ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा। तो एक तो बताइएगा कि ये सारा सियासी इत्तेहाद जो है ये क्या हुकूमत गिराने के लिए है या कुछ और चीज़ें आप शामिल कर रहे हैं, और किस हद तक कामयाबी होगी सर? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया भगवत साहब। देखिए, मैं गुजारिश करूं, किसी नौयत का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। आपने तो तहफ़्फ़ुज़ात फरमा दी है। नदीम साहब की आवाज़ सियासी आ रही है? लोग सियासी लोग हमेशा इकट्ठे होते हैं। सियासी लोग अपनी स्ट्रगल में इकट्ठे होते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI और हमारी जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं, अगर वो इस एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो गई है कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, जी जी। कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, पार्लिमान की बालादस्ती होनी चाहिए, तो इस पर मुझे, आपको या किसी भी शख्स को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ, जो जो भी रियासतें अवामी हमायत के बगैर चलती हैं, वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। रियासत पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा कायम रहने के लिए है। पाकिस्तान हमारा इश्क भी है, और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, पाकिस्तान का मस्बत चेहरा, पाकिस्तान का इमेज हम सबका मद्देनजर होना चाहिए। ठीक 8 फरवरी के इंतखाबात में जो कुछ हुआ वो आपके भी सामने है बलोच साहब, और मेरे भी सामने है। हम जितना मर्जी इस सारे मामले को दबाने की कोशिश करें, हम्म। पाकिस्तान की अवाम वाकिफ है सारी चीजों से। आप जैसे मीडिया के दोस्त वाकिफ है, भले आप अपनी किसी पॉलिसी की वजह से उसका इजहार ना कर सके। नहीं, मेरी कोई पॉलिसी देखिए, नहीं फार्म सर, पार्टी हमारी कोई पॉलिसी नहीं सर, हम आपकी बात कर रहे नहीं हैं। होती है बाज़ औक़ात आपको कुछ लोग नहीं पसंद होते। जी जी। बाज़ औक़ात आपकी किसी किसी एक नुक्ते पर किसी शख्स से आपका कोई पर्सनैलिटी क्लैश होता है, आपको किसी की आइडियोलॉजी से इख्तिलाफ हो सकता है। हमें इख्तिलाफ राय को भी अपने हुस्न सलूक से बर्दाश्त नहीं करना है, और उसका जवाब दरीफ के साथ देना है। वैसे बड़ी बात तो है मैं सर, आपको अगर गुजारिश तहरीक करता हूँ, इंसाफ जो है इख्तिलाफ राय बर्दाश्त करे तो। देखिए जी, तहरीक इंसाफ पर आप हर तरह का इल्जाम आयद कर सकते हैं, लेकिन मैं अब आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जी जी। आप जो राय दें कि मैं जी बड़े सर। उसको हुस्ने खुशखुल्की से उसका जवाब नहीं सर, दूंगा। आप भाई हैं सर। सेकंड, अगर आप देखिए, अगर मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हमारी दीगर इत्तेहादी जमातें आज जो बात कह रही हैं, जो हुक्मरान जमात है PMLN, उनकी लीडरशिप क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं एक्स गवर्नर जुबैर, क्या कह रहे हैं जावेद लतीफ साहब, क्या कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, क्या जवाब दिया ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बात का, कि जब उनसे पूछा गया कि जी आप जीते हैं तो आप हलफ दे दें, क्या जवाब दिया उन्होंने इस बात का। तो मैं आपसे गुजारिश कर दूं, अब तो ये भूलना जाने ना जाने, बाग ना जाने। नदीम भाई उस पे आ जाए ना, जो आपका इत्तेहाद कायम हुआ है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये इस इत्तेहाद का टारगेट क्या है, कि हुकूमत गिराना है या कुछ और डिमांड्स हैं, या जो है वो हुकूमत को गिरा के तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाए सर? लोग साहब, हुकूमत ने तो, ये हुकूमत है ही नहीं, इसने गिरना ही गिरना। ओके, ठीक है। हुकूमतें होती है लोगों के माथे का झूमर। हुकूमतें नजरों से गिरी हुई नहीं होती, ना ही हुकूमतें दिलों से गिरी होती है। मतलब जहां एक वजीर आला मुंतखब हो सूबे की, और उनका जो अपोनेंट कैंडिडेट है वो फार्म 45, जो पाकिस्तान का इलेक्शन दस्तूर बताता है कि जिसके पास फार्म 45 के नताइज होंगे, जीतेगा वही। आप उसके फार्म 45 किसी एक कैंडिडेट के पास नहीं होते। जितने लोग इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं वो सबके पास फार्म 45 होते हैं। तो जी आप देखिए कि वो तमाम लोग एक तरफ बैठे हुए हैं, और मैडम साहब आज चीफ मिनिस्टर पंजाब है, इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब का नतीजा है, और सारे फेडरल मिनिस्टर। मैं आपको गुजारिश कर दूं, हमारा हमारा टारगेट सिर्फ एक है कि किसी और, आज जो लोग गवर्नमेंट में है, कल यही बात कहते थे, और आने वाले कल भी यही बात करें। ठीक है। बलोच साहब, हम सब पोलिटिकल लोग अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। यहाँ किसी की जात से इख्तलाफ नहीं है। बहुत सारे जाती इख्तलाफात हो गए, ठीक है। फूलों के नीचे से ठीक है। पानी बह गया। मैं शाहिदा रहमानी साहब को भी ले लूँ प्रोग्राम में। शाहिदा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इंतज़ार किया। मुझे बताइएगा कि अभी जो बात चल रही है, जो टॉपिक हम इस पर बात कर रहे हैं, कि जो कल मौलाना साहब जो है वो PDM का हिस्सा थे और अपना नून लीग और बाकी जमातों का जो है वो साथ दे रहे थे, आज उसी इत्तेहाद के खिलाफ हो गए हैं। ऑल्दो उनका मैंडेट जो है वो KP के अंदर चोरी हुआ है, उसमें कोई नून लीग या पीपल पार्टी का या किसी और का किरदार नहीं है। तो आप एक सीनियर सियासतदान है, बताइएगा कि ये इत्तेहाद कितना मजबूत होगा? बहुत शुक्रिया बलूच साहब। देखिए, मौलाना साहब इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हैं, पॉलिटिकल हैं और काफ़ी अरसे से सियासत भी कर रहे हैं।
और हमें याद है कि किस तरह LFO को, किस तरह जनरल मुशर्रफ को किन कुव्वतों ने सपोर्ट किया था, कौन चीफ पोलिंग एजेंट बना था, किसने LFO को सपोर्ट किया था। और वो आज आइन की बात कर रहे हैं, वो कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने आइन को मुतादिद बार तोड़ने के जुर्म में शरीक रहे और तोड़ने वालों के साथ शरीक रहे। और मौलाना साहब को आपको याद होगा कि 2018 के इंतखाबात में जब RTS सिस्टम बैठ गया और एक हुकूमत को लाया गया, तब्दीली के नाम पे इस मुल्क में तबाही को मुसल्लत किया गया, किस तरीके से मौलाना साहब हों या PMLN कोई भी पार्लियामान में आने के लिए तैयार नहीं था, उस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करने को तैयार नहीं था। जी जी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आगे बढ़कर तमाम पार्टीज को राजी किया कि जमहूरियत डिरेल ना हो, और उस हुकूमत को चलने के लिए हमेशा ऑफर की कि आए मिसाके मईशत करें और जमहूरियत के दवाम के लिए हम सब साथ बैठें। लेकिन उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अमीरुल मोमिनीन बने हुए थे, वो बहुत ज्यादा तकब्बुर में थे और वो अपोजिशन से हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे। और जो मौलाना के खिलाफ नारे लगाए जाते थे, जो बात की जाती थी, वो हमें जेब नहीं देती, ना हमारी तहजीब ये हमें सिखाती है जी कि हम इस तरह की बात करें। लेकिन उस वक्त जो जो कुछ हुआ मौलाना के साथ, लेकिन मुझे तो याद नहीं कि मौलाना से माफी मांगी गई हो कि हमने आपके खिलाफ जबान इस्तेमाल की थी इंतहाई, और एक मर्तबा नहीं, हर जलसे के अंदर। और उस वक्त भी मौलाना, आपको याद होगा कि एक लॉन्ग मार्च करके निकले थे और उन्होंने इस्लामाबाद में धरना दिया, लेकिन तब्दीली तो नहीं, हुकूमत नहीं गई घर, और हम उसका वैसे साजिश का वैसे हिस्सा वो नहीं कहते बने। थे कि मैंने किसी से बात नहीं करनी। उनमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल थे कि ना नून से बात होगी, ना मौलाना से बात होगी, ना फेवरेट पार्टी से बात होगी। तो अब शुक्र है कि उन्होंने मौलाना से बात कर ली है, बाकी तो लोग बैठे हुए हैं। जने ये मैं समझती हूँ कि एक गैर फितरी इत्तेहाद है, और मुझे आगे चलता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मौलाना साहब, जैसे आपने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि मौलाना साहब को KPK में अगर शिकस्त हुई, क्योंकि KPK में ही उनकी जमात ज्यादा एग्जिस्ट जी करती, और वहां से अगर उनको शिकस्त हुई तो पूरी कौम ने देखा कि जो CM KPK है उनके हाथों ने बदतरीन शिकस्त हुई, PTI के हाथों हुई। तो उसमें कोई पंजाब से वो सीटें नहीं जीतते थे या 2/3 मेजोरिटी में नहीं आ जाते थे। जी सूबे सिंध से उनकी कभी सीटें नहीं रही। इसी तरह थोड़ा हिस्सा बलूचिस्तान और कुछ KPK से लेते थे। अब उन्हें KPK में असल में तो फॉर्म 45 और 47 की जंग लड़नी थी, लेकिन आज वो इस गैर फितरी इत्तेहाद का हिस्सा बने हैं। जी। तो देखिए आगे क्या होता है। चलें। लेकिन मुझे याद नहीं है कि अभी तक मौलाना से किसी ने माफी मांगी। मौलाना तो ने तो ये कह दिया कि जो मैंने यहूदी एजेंट कहा था वो एक सियासी बयान था। चलें। लेकिन काश के इमरान खान साहब और उनकी पार्टी भी कहती कि जो हम हर जलसे में मौलाना के खिलाफ नारे लगवाते थे, जो तूफान बदतमीजी करते थे, हम उस पर माफी मांगते हैं। चलें चलें, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नदीम भाई, मुझे बताइएगा कि जो अभी बात हो रही है कि जैसे पहले अलकाबात थे कि जो मौलाना ने कहा कि यहूदी एजेंट और बाकी आप लोग जो है जो नारे लगाते थे भरे जलसों में, तो क्या माफ़ी तलाफ़ी हो गई है? कोई जो है वो बयान वापस हो गए? वो सियासी बयान ही थे जैसे पहले कोई 35 पंक्चर वाला बयान था? तो साहब, बड़ा मासूमाना सवाल है आपका। जी सर, मासूम आज से कुछ अर्सा पहले आप ही के प्रोग्राम में मैं मौजूद था। आपने जो हम पे 4 शीट लगाई थी तहरीक इंसाफ पे, उसमें आपकी वो शिक नंबर 3 या 4 ये थी कि जी तहरीक इंसाफ तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, नहीं, ये मैं तो मैं मैं कभी सियासतदानों नहीं के साथ कहता बैठ सर। नहीं नहीं सर, चाहती। मैं कभी नहीं अब कहता। अगर हम देखें ना, मैं गुजारिश करूं, मैं जनाब को भेज दूंगा, चूंकि आप भाई हैं मेरे, मुझे आपका बड़ा एहतराम है। आपने खुद कहा और बारहा, चलें चलें, शेख टू देखिए टू पाकिस्तान बता के, दें सर। शेख देखिए वन, शेख 1 और 2 बता दें। मैं गुजारिश ये जी कर रहा हूँ प्लीज़। आपको। आप लोगों का ये था कि जी तहरीक इंसाफ तो किसी सियासी जमात से बैठकर बात नहीं करती। अब अगर हमारी बात हो रही है और हमारी बात एक नुक्ते पर है कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हो, बलोच साहब आप और मैं मतलब पाकिस्तानी हैं। मतलब नून लीग से बात हो रही है आपकी? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूंगा जी, अगर नून लीग भी आइन की हुक्मरानी पे आएगी तो अच्छा नून लीग से भी बात हो जाएगी। चलें। नून अच्छा लीग के साथ कौन सी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है। जब नवाज शरीफ साहब नारा लगाया करते थे वोट को इज्जत दो, तो आज भी वो उस वोट को इज्जत दे ना। वो देखिए, जी बगैर वोट के मैं असम्बली का हिस्सा है। मैं एक एक सियासी वर्कर हूँ। मैं समझता था उम्र के हिस्से में नवाज शरीफ साहब इस तरह के नताइज को कबूल करने से इनकार कर देंगे, उनका कद बढ़ता। आज का नौजवान उनको अपना अपना रहबर तस्वुर करता। देखिए, किरदार हमेशा जीतते हैं, सियासी और नजरियाती इख्तलाफात होते हैं,
लेकिन आपका अपोनेंट भी अगर कोई कानून की कोई अखलाकियात की कोई दलील की बात करता है, आप उसको नहीं झुटला सकते। परवेज मुझे साहब बगैर कतई वोट तौर के, पर बड़ा परवेज साहब बगैर वोट जी के सर। जो है वो आप आ गए हैं पार्लियामान में सर, ये क्या हुआ? मैंने मैं तो नहीं कहा, मोहम्मद जुबैर साहब देखिए कह रहे हैं, देखिए ये शाहिद देखिए खाकान साहब कह रहे हैं। आप पूछे शाहिद देखिए खाकान साहब को, ले ले प्रोग्राम परवेज पे साहब अभी। बताएं सर। देखिए मैं बताता हूँ जी आपको, असल में प्रॉब्लम बताए वोट क्या को है? इज्जत दो के नारा की बात हो नवाज रही है। शरीफ सर, नवाज शरीफ साहब जो है ना, ये उन्होंने माना था 2013 में कि इमरान खान साहब का अगर केपीके में मैंडेट है तो वहां पर हुकूमत बनानी देनी चाहिए। हालांकि उनको उस वक्त आज के इनके बड़े अच्छे हाँ, इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान साहब ने मौलाना कहा था। फजल रहमान ने बड़ा समझाया सी कि ए तुसी दियां हाथ नाल गंढा दियोगे तानू मुंह ना खोलनियां पैणियां ने, और वही हो रहा है आज। देखें, अगर उस वक्त नवाज शरीफ ने माना था ना, तो 2018 में जब आरटीएस बिठाकर नवाज शरीफ का मैंडेट चोरी करके, और फिर जब पंजाब में अक्सरियत थी, पंजाब में, मैं फिर कह रहा हूं कि पंजाब में पीएमएलएन की अक्सरियत थी, लेकिन उस वक्त के जो इत्तेहादी थे, जहांगीर तरीन साहब, उनके हेलीकॉप्टर दुड़ा दुड़ा कर जितने आजाद थे सारे वहां पर बनी गाला में लाके जब पट्टे गलों में डलवाए जाते थे ना, काश उस वक्त इमरान खान कह देते, या फिर कहते ये जो आरटीएस बंद होकर सर 50 पट्टे से पट्टे 60 गलों में ना डलवाएं सर। सर परवेज वो पट्टे साहब गले में डलते थे सर, ना करें सर, क्या कर रहे हैं सर? तस्वीरें निकालें, दिखा लें। आपके प्रोड्यूसर से मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो यहाँ पर जो मुख्तलिफ लोगों के गलों में अच्छा, पार्टी पीटीआई डालते थे, पार्टी दिखाएं। पट्टे, पार्टी पट्टे। जी सर, वो मफलर थे, पाटे थे, वट एवर जो भी था सर, वो मेरा मतलब जो है वो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट एनी हाउ, ये यहाँ पर कभी नहीं मानेंगे इस चीज को। देखें, मेरे पिछले दोस्त में कुछ चीजें कह रहे थे कि देखें, अगर ये किस किस से माफी मांगेंगे, मौलाना फजल मान से इस बात की माफी मांगेंगे, जलसों में खलोगे ओए फजलू, इस बात पे माफी मांगेंगे? मांगनी चाहिए। शेख रशीद, जिसको साथ बैठकर चपड़ासी कहा करते थे, क्या शेख रशीद से माफी मांगी इन्होंने जब उनको अपना इत्तेहादी बनाया, वजीर दाखिला बना दिया? क्या जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, परवेज लही, क्या उससे इन्होंने माफी मांगी? सर देखें, एमक्यूएम जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्द जमात थी, जिसमें खुद इमरान खान साहब लंदन में जाके अल्ताफ हुसैन के खिलाफ केस करते हैं, क्या इसमें उन्होंने उनसे माफी मांगी थी? देखें, ये जो इत्तेहाद करते हैं ना, ये करते हैं पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ। इनका हर इत्तेहाद जो होता है ना, वो पाकिस्तान की मईशत को गिराने के लिए होता है। हो क्या रहा है जिसपे कोई बात नहीं कर रहा? आपको पता है कि मुल्क में चीनी 30 रुपए सस्ती हुई है, पेट्रोल 15 रुपए सस्ता हुआ है, इसके अलावा खाने पीने की चीजें सस्ती हो रही हैं। अगले साल में 15 से 20% महंगाई जो है वो कम हो रही है। अब हुकूमत का अगला फोकस बिजली के बिलों पर है, इसके अलावा डॉलर पर है, और अभी महीने सिर्फ 2 हुए हैं। असल जो तकलीफ हो रही है वो ये हो रही है कि कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसको लीड कर रहे हैं शहबाज साहब, बाकी तमाम जमातों के साथ जो है कि कौमी हुकूमत बनी हुई है, वो कहीं ये सारे मसाइल हल ना कर दें। और अगर ये सारे मसाइल हल कर दें तो फिर मेरे नईम भाई की पार्टी का क्या बनेगा? क्योंकि उनका तो कहना ही ये है कि हम निकम्मे हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, हाँ हमारा सामने वाला कामयाब हो, अगर वो नाकाम हो गया तो फिर हमें बारी दे दें, क्योंकि तो सर जो वोट को इज्जत दो का जो नारा है उस पर आगे कैसे लेके चलेंगे? वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि ये वोट को इज्जत दो का नारा जो है वो खत्म हो गया। सर कैसे खत्म हो गया? वोट को इज्जत, क्या वोट को इज्जत कैसे मिलनी थी कि जो आकर आरटीएस बंद करते थे, अगर वो अपने अपने आरटीएस बंद ना करें और इलेक्शन को फेयर होने दें। देखिए, इस वक्त तो जो केपीके में मौलाना फजल रहमान साहब का मैंडेट चोरी हुआ है, वहां पर जो नवाज शरीफ साहब के साथ जो धांधली हुई है, क्या उसको ये मान रहे हैं? अगर वहां पे इन्होंने मैंडेट चोरी किया है तो फिर कोई और भी मान लेगा। सबसे बड़ा मैंडेट चोरी इन्होंने किया है। देखिए, केपीके में क्या इनकी कारकर्दगी है। केपीके में मुझे कोई 5 बड़े अस्पतालों के नाम कोई ऐसा बता दें जो बिल्कुल नए बनाए हों। पंजाब की जो 5 यूनिवर्सिटियां बना दी हो, मुझे उनके नाम बता दें। इसके अलावा केपीके में को अगर हजारों किलोमीटर की तादाद में मोटरवे बना दी हो तो मुझे वो बता दें। आप भूल गए हैं सर, आप भूल रहे हैं अलकादर ट्रस्ट बनाया है ना सर? सर अलकादर ट्रस्ट जिनके लिए बनाया है ना सर, वो अल्लाह ताला की जात उनके नसीबों में करे। लेकिन देखें, वो अलकादर ट्रस्ट अगर बनाया होता ना जी, तो वो वहां पर बैठ के इस वक्त किसी घूमने वाली चेयर पे उसको चला रहे होते ना। लेकिन जहां वहां पर जो गलत काम हुआ है, जहां पर एक बड़े आदमी के पैसे जो है उनको रिटर्न करने के लिए जो किया गया, वो आप देखें सर, वो तो शेल्टर है ना सर। चले देखें, मलक रियाज साहब जो है, मलक रियाज साहब मुझे और जुवेद बलोच साहब को इतनी जमीन क्यों नहीं देते, साथ में इतने पैसे क्यों नहीं देते? जुवेद बलोच साहब की जो मेरी घर वाली है या आपकी मिसेज है, क्या उनको अंगूठियां हीरे की पसंद नहीं है? उनको वो क्यों नहीं भिजवाते? मुझे भी तो भिजवाएं, आपको भिजवाएं, किसी और को भिजवाएं। ये खास बंदों की अंगूठियां हीरे की क्यों जाती हैं सरकार? तो बात यह है कि जो आपने बोया वो आपने काटा है। बाकी यह है कि अपने इत्तेहादियों के साथ इनका जो इत्तेहाद है,
वो स्वाय पाकिस्तान की मैशत को डैमेज करने के और कोई उनका नुक्ता नहीं है कि कहीं शादा इस रहमान मुल्क साहब, शादा रहमान साहब मुझे बताइएगा कि ये जो मैशत की बात अभी हो रही है, ज़ाहिर बात है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि तहरीक इंसाफ ने ख़त भी लिखे और जो है वो IMF के सामने जाके मुजाहरा भी किया और कि पाकिस्तान को इमदाद ना दें, और जब तक तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन अप्रूव ना करें कोई इमदाद नहीं होनी चाहिए। तो ये रवैया किस हद तक दुरुस्त है कि चलें सियासत तो होती रहती है, अब सियासी मुखालफ हैं, बात करें जो मर्जी करें, लेकिन मुल्क के लिए जो है वो इतना बड़े इकदाम के। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लिखा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे कि सियासत में कोई जो है वो कोई ले दे हो सकता है, कोई बात हो सकती है, कोई मुज़ाकरात हो सकती हैं कि मुल्क के लिए, अवाम के लिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नदीम कुरैशी साहब, सर आप बताइएगा कि अभी रऊफ साहब पे हमला हुआ, ख्वाजा सराउन ने हमला किया, उसकी तहकीकात हो रही हैं और उसकी चार्जशीट जो है वो रियासत पर जो है वो उसके खिलाफ की गई है। तो बगैर सबूत के, ज़ाहिर बात है पहले भी तहरीक इंसाफ ने कोई ऐसी चीज़ें की कि बगैर सबूत के जो है वो इल्ज़ाम लगा दिए, अब भी जो ऐसे ही हो रहा है। तो एक तो बताइएगा सर कि फिर हमाद साहब भी जो वापस आ गए, मंजर आम पर आ गए, और कहा जा रहा है कि जी मुराद सईद साहब और बाकी लोग जो है मंजर आम पर आ रहे हैं। तो क्या कोई तब्दीली आ रही है, कोई अडयाला से कोई नए पैगामात आ रहे हैं कि लोग जो है जो रुपोश थे वापस आ गए? अच्छा, मैंने समझा शायद आप प्रोग्राम में है नहीं, क्योंकि मेरे दोनों फाजिल दोस्त गुफ्तगू कर रहे थे, मुसलसल बेतकान तकरीर कर रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जैसे भी मैं गुफ्तगू करूंगा फौरन मुझे लुकमा देंगे, मुझे टोकेंगे, मुझे रोकेंगे, मेरी इस्लाह करेंगे। मुझे अच्छा लगा आप मौजूद है प्रोग्राम में। मैंने समझा शायद आप प्रोग्राम इनके हवाले करके आप नहीं, आपके हवाले करता हूँ सर, गुजारिश कर दूंगा आपके हवाले मैं करता हूँ। पर्सनल स्पेसिफिक सवाल का जवाब तो दे नहीं सकता, क्योंकि मैं हमाद अजहर साहब का ना तो स्पोक्स पर्सन हूँ, और जाहिर है वो पार्टी के सीनियर लीडर है, मुझे नहीं मालूम उनकी पॉलिसी क्या है। मैं तो पार्टी के हवाले से आपको गुजारिश करूंगा। देखें, बड़ी ही तकलीफ दे बात है, और मैं नहीं कह रहा, ये ख्वाजा साद रफीक साहब ने ट्वीट किया, ये पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप सर देखें ना, मैं सवाल नदीम भाई मैं सिर्फ सवाल तो कर सकता हूँ ना, मुझे है इजाजत है। आप सवाल हमाद अजहर साहब जो हैं वो आपकी पार्टी के अपना रहनुमा हैं और सीनियर रहनुमा हैं, और आप फरमा रहे हैं कि वो रुपोश हों या आए, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं तो पार्टी की बात कर रहा हूँ सर। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, मैं चूंकि मुझे नहीं उनके आपको जन्म था, मुझे नहीं अंदाजा उनके मामला था, मुझे जिन चीजों का अंदाजा होगा मैं सवाल का वही जवाब था, क्योंकि मैं अपने दीगर दोस्तों की तरह ना बहुत बड़ा अफलातून हूँ, ना अरस्तू हूँ, ना ही मुझे हर चीज का इल्म है, मैं बड़ा महदूद सा इल्म रखने वाला शख्स हूँ। तो मुझे मौका होगा मैं पूरी सच्चाई और दयानत के साथ उसका जवाब दूंगा। मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ, पहली बात तो है कि रऊफ हसन साहब पर जो ये हमला, आप जिस शहर में मौजूद है वो कैपिटल है, और आपके चैनल से कोई शख्स प्रोग्राम करके जाए और दिन दहाड़े उसके साथ इतना बड़ा जुल्म कोई बुजुर्ग शख्स के साथ, नहायत तकलीफ है, निहायत अफसोसनाक। मैं नहीं कह रहा, आप भी ये कहेंगे, मैं किसी भी शख्स को इजाजत नहीं दूंगा कि वो आपके साथ या मेरे साथ या किसी भी शख्स के साथ इस तरह की ज्यादती करे। ऐसा ही है। सेकंड बात, मैं नहीं समझता कि पार्टी ने इस तरह की कोई बात की है। तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये तहकीकात मंतकी अंजाम तक पहुंचे। सियासतदान को सॉफ्ट टारगेट समझ के अगर आज कोई रुसवा करेगा, कल वो सियासतदान खुद भी रुसवा होगा। ये सियासतदानों की कबील का अलमिया है कि हम दूसरे की तकलीफ को एंजॉय करते हैं और माजी के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर किसी जगह नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई है, वो भी नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं आसिफ जरदारी साहब के साथ ज्यादती हुई है, वो भी नहीं होनी चाहिए। बलोच साहब, आज पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है, मैंने पहले भी अर्ज की थी, जहां 65% यूथ है। आज जितना मुतनफ़िर, मुतफक्किर और अपने मुस्तकबिल से खौफता आपको और मेरा नौजवान है, वो कभी ऐसा माजी में नहीं हुआ कि ये हालात हो। हमें अब आगे बढ़ना है। मेरे दोनों फाजिल लोग, परवेज साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं जाती तौर पे मुझे इनसे प्यार भी हो गया है। ये देखे ना, ये दुनियावी मकासद के लिए इन जैसा एक शानदार पढ़ा लिखा बंदा कितनी गुनाह इकट्ठी कर रहा है कि मतलब ये ला तादाद उन चीजों को जो मुसद्दिका नहीं है, ये फरमा रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। और शायद रहमानी साहब ने लेक्चर दिया है। अब देख ले, हमारे बच्चों की शादियों के फैसले पीटीआई करेगी, हमारे गुनाहों और आपके फैसले पीटीआई करेगी। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैंने आपको सुना है, मैंने परवेज भाई आपको सुना है, गुस्सा ना करें। मुझे आपका मकसद मेरा आपको चिढ़ाना नहीं है, ना आपको गुस्सा करवाना। जिन चीजों के सबूत मेरे पास है, मैं पब्लिक के वोट लेकर मुंतखब हुआ हूँ, आप एक अजीब मंतक दे रहे हैं
कि जी फजलुर रहमान साहब का मैंडेट चोरी हुआ है सुबह सरहद में, इसका मतलब है चोरी हुआ है, आपने तस्दीक कर दी। इलेक्शन किसने कंडक्ट करवाए? नहीं सर, इलेक्शन वो कमीशन ऑफ वो पाकिस्तान सर ने। वो इलेक्शन ऐलान कहाँ गया नदीम भाई, जो अपना आपके अपोजिशन लीडर साहब फरमाते थे कि मरियम नवाज के खिलाफ जो है अदम एतमाद लाएंगे, वो है अभी या खत्म हो गए? सर सुने तो सब बोलो, सब सुने तो सही ना। मैं आपको पानी पेश करूं, को कोल्ड ड्रिंक दूं ताकि आप मेरी बात भी सुन लें। चलें। मुझे पता है तो गुस्सा आएगा, लेकिन प्रोग्राम मजेदार उसी वक्त होगा। जी 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 जी, आप बोलें सर। देखिए प्रोग्राम उसी वक्त बेहतर होगा जब मेरा भी मौक़िफ़ जाएगा। जी प्लीज मैं प्लीज। पहले तो गुजारिश करता हूँ, अगर केपी में तीसरी बार केपी के लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट किया, तो हमें लोगों के वोटों की तौहीन नहीं करनी चाहिए। अपनी लफाजी के लिए, अपने अपने दोस्तों को खुश करने के लिए पाकिस्तान के लोगों ने वोट किया है। जी। सेकंड बात है, अगर पाकिस्तान के इलेक्शन केपी में चोरी हुआ है, मैंने मान ली बात, इसका मतलब है चोर तो कोई है, तो फिर परवेज साहब ने सर्टिफिकेट दे दिया। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि चोरी हुई है। अगर इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में मैंडेट चोरी हुआ है, तो भाई चोर कौन है? मैं तो अब कहूंगा, तो मुझ पे पंजाब में तो हद तक इज्जत का कानून आ गया। जी। अब चूंकि सबकी इज्जतें, इस मुल्क का शराफिया की इज्जतें महफूज रहेगी, हम लोग इससे महरूम रहेंगे। सेकंड बात ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हमारे जितने भी अब कोशिश और काविश है फलोद साहब, हमारी कोशिश और काविश ये है कि सियासतदान का जो रहा साहब फरम है वो जाया ना जाए। और ठीक। मैं दरख्वास्त करूंगा अपने दोनों फाजिल दोस्तों से, इनके इनकी इनकी लीडरशिप से भी और पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल लोगों से, कि खुदारा जो अवाम आपको वोट देने के लिए बाहर निकलती है, उस अवाम के उस वोट के तकद्दुस का इतना मजाक ना बनाएं कि लोग इस प्रोसेस से बाहर हो जाए। चलें चलें, परवेज साहब ठीक बात कर रहे हैं, स्वीकार नदीम कर लिया। नदीम परवेज साहब ठीक बात कर रहे हैं कि जो है वो जो जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने मैंडेट दिए, उनका भी एहतराम किया जाए। तो कैसे फिर पार्लियामान का माहौल दुरुस्त किया जाए? जो अवाम की बात है, जो मैंडेट अवाम ने दिया उसका एहतराम करते हुए अवाम की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं सर, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ज़रा मुझे ज़रा क्योंकि जो रऊफ हसन साहब हैं वो एक तो सीनियर सिटीज़न हैं, और उन पर जो हमला हुआ है उस पर मैं तो बड़ी सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करता हूं। लेकिन उसके साथ साथ जब इमरान खान साहब कंटेनर पर खड़े होकर इफ्तिखार चौधरी को पकड़कर बाहर लाकर कह रहे थे, तब शायद करता। जब एहसन इकबाल साहब को बाकायदा गोली लगी थी, आपको याद होगा, तो उनके मुकद्दे मुकाबल जो पीटीआई के इबरारुल हक साहब थे, वो कह रहे थे कि ये लोगों के जज्बात है, मैं इसकी मजम्मत नहीं कर सकता। वहां पर साबिक वजीर दाखिला को गोली लगी थी, उसकी जान जा सकती थी, लेकिन ना पीटीआई ने और ना बल्कि इबरारुल हक ने कहा कि मैं इसकी मजम्मत इसलिए नहीं कर सकता, ये लोगों के जज्बात हैं। देखिए, जब इस रवैये को, फिर जब जेबा को, है जी वो याद है ना, वो जेबा, अगर मैं आऊंगा तो तुम्हें तुम्हारी अदालत में हुकूमत में आके देख लूंगा, ओ फलां एसपी में आके देख लूंगा। फिर थाने से जब इमरान खान साहब बंदे छुड़वा कर लाए थे, इस रवैये की अगर मजम्मत तब की जाती तो आज ये हमला शायद ना होता। लेकिन इसके बावजूद मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। साथ में मैं जमशेद दस्ती साहब ने जो कल मीडिया पर बात की, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। उन्होंने जो ख्वाजा सरों के मुकाबले उनके बारे में जो अल्फाज कहे हैं और उनके साथ जो करने के लिए कहा है, मैं उसकी बड़ी सख्त मजम्मत करता हूं। तो कुरैशी साहब, मेरी गुजारिश ये है कि आप जब बातें कर रहे होते हैं ना, हमारे गुनाहों और सवाब का फैसला कर रहे होते हैं, हमारी आखिरत का, हमारी जन्नत का, हमारी दोज़ख का, हमारे मतलब हर चीज का फैसला कर रहे हैं, सिर्फ हमारे बारे में ना करें, डायरेक्ट जन्नत में जाना है, और अपने माजी के बारे में, आने वाले दिनों के बारे में भी करें। मुझे गुजारिश है, मुझे भी आप प्यार है, मुझे भी बात करने दें, मेरी बात करने दें। सारी जन्नत का ठेका भी आप लोगों के पास होगा। ये दुनिया भी हमारे लिए जहन्नुम है, और अगले जहां भी मुझे अच्छे हालात नजर नहीं आते। ये सर्टिफिकेट लेकर सिर्फ आप लोग आए हैं और आपकी क़यादत आई है। मैंने आपकी जात से बात नहीं की थी, मैंने रूटीन पे बात की है। मतलब आप बिला तस्दीक इतने अच्छे इंसान हैं सर। अभी आप इमरान खान के फोबिया में इतने मुब्तला हैं, अच्छी बात करते करते फिर वही पटवारी बन जाते हैं। मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा। मैं आप जैसे शानदार शख्स से अच्छी बातें सुनना चाहता हूँ। मैं आपका सामने हूँ। चलें प्रवेश साहब, अच्छी बात करें सर, अच्छी बात कर लें प्रवेश साहब। जी मैं जी बलोच साहब, अब जरा अपना सवाल रिपीट कर दें प्लीज। मतलब अब मेरा सवाल यही है सर, मेरा सवाल यही है सर प्रवेश साहब, मेरा सवाल यही है सर कि अगर फैसला आपके हक में आए तो सब कुछ ठीक, अगर फैसला खिलाफ आए तो सब बुरा, अगर हुकूमत आपकी है तो सब कुछ ठीक, अगर आप अपोजिशन में हैं तो फिर सब बुरा। सर देखें, मैं आपको बताऊं, मेरी बहन ने अभी एक बात की थी कि जब इमरान खान साहब उस वक्त वजीर आज़म बने थे ना, तो इमरान खान साहब जैसे भी थे, जो भी हुआ था, जब वजीर आज़म बन गए थे, तो आपको शहबाज शरीफ साहब की पहली तकरीर याद है उन्होंने क्या कहा था? आए, जिसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके साथ सारी जमातें खड़ी होगी थी, आए
एक पहले एक डेमोक्रेसी के लिए एक माहिदा हुआ था, अब एक मैशत के लिए खान साहब हम माहिदा करते हैं, और इस हुकूमत जो आपको मिली है जैसे भी मिल गई है, अब आप वज़ीर आज़म बन गए, हम इसको बात मानकर आपके खिलाफ हम 2 महीनों पे रोडों पर नहीं आए ना। सर, हम तो मतलब कि सर शार्ट कमेंट शाहिदा साहब आप बताएं कि वे फॉरवर्ड क्या है, इसका वे फॉरवर्ड क्या है, सियासत कैसे आगे चलेगी? देखिए बलोच साहब, अभी जो कुछ हो रहा था इसमें आपको क्या नजर आया? आपसे कहा गया कि जी आप बिल्कुल खामोश थे, जब आपने उनके हाथ में माइक दिया वो अपनी बारी में ही बोलते रहे। फिर जब दूसरे बात करे तो उसके अंदर भी उन्होंने इंटरप्ट किया। तो अदम बर्दाश्त कहाँ नजर आ रहा है? आप पूरी इस वक्त कौम देख रही है, कौम को पता है कि अदम बर्दाश्त किसके अंदर है। अदम बर्दाश्त का कल्चर किसने दवाम बख्शा है? वही लोग हैं जो कहते थे इन्हें मारो, इन्हें घेरो, इनकी तस्वीरें जलाओ, और जब वो कहीं नजर आते थे पब्लिक मकामात पर तो हमले कराए जाते थे। जी जी। आज मैं हर इस तरह के कल्चर की मजम्मत करती हूँ, जो किसी के भी हो। पॉलिटिकल हर शख्स की अपनी एक इज्जत होती है, पॉलिटिशियन हो या फिर हर पाकिस्तानी के, हर आवाम की एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। लेकिन जब आप ये रवैया कहेंगे कि इनको मारो, इनके बच्चों से शादियां नहीं करना, इनको घुस के मारना, ये जहां नजर आए उनके घरों पे हमले करो, तो जब ये कल्चर को आप दवाम बख्शेंगे, इसके लिए आप ना झूठ बोले, ईमान से ना झूठ बोले। आप कच्चे के डाकुओं की बात करें, आपके आप अंदर कराची में बर्दाश्त भी तो नहीं है। आप मजम्मत करते हैं जो इमरान खान साहब माजी में कहते देख रही है कि आपके अंदर आप खुद बोलते रहे, सबको क्रिटिसाइज करते रहे, वो सही, लेकिन किसी ने अगर आपके लिए बोला तो आपके अंदर बर्दाश्त नहीं। जब तक ये बर्दाश्त नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर सियासी इसी तरह की बातें करते रहेंगे। नहीं, मैंने तो गुजारिश की आपसे, आप माइंड कर गई है। मैं तो कच्चे के डाकुओं में आपकी राय मांगता हूं। आप बोलते रहते हैं, आप अपनी बारी का इंतजार नहीं करते। कोई बात कर रहा होता है उसके बीच में बोलना और उसको इंटरप्ट करना और उसके साथ इस तरह का रवैया करना, ये आप लोगों को विरसे में मिले। और आपके तो लीडरशिप इसको अप्रिशिएट करती है कि जाओ मारो और करने देकर रहो, फिर मैं तुम्हें वजीर बनाऊंगा। तो इसलिए आप चलें मैम शाहिदा रहमानी, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नदीम कृषि साहब आपका शुक्रिया, परवेज़ संदेश साहब आपका शुक्रिया। लेकिन बात वही है कि अदम बर्दाश्त का रवैया जो है वो ख़त्म करना होगा। किसी दूसरे की बात भी सुननी होगी, अपनी बात भी कहनी होगी, आवाम की बात करनी होगी जिन्होंने आपको मैंडेट दिया है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।